नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। इस ट्रैक को हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जीएफएस मॉडल और इस सीएमडब्ल्यूएफ मॉडल क्या संकेत दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ट्रैक में चेंजेज आए हैं, हालांकि अभी जीएफएस अपने रूटीन पर ही चल रहा है। उसका रूटीन अभी जो है लगभग, हालांकि उसमें भी बदलाव हुए हैं। यानी कि जब ये जो जीएफएस मॉडल का ट्रैक था वो कुछ बंगाल की खाड़ी से म्यांमार के दक्षिण की तरफ था, लेकिन इसमें बदलाव होकर के ये अब थोड़ा सा और उत्तरवर्ती हुआ है और थोड़ा सा और पश्चिम भागों में सरका है। लेकिन जो ECMWF मॉडल का संकेत है वो ये है कि अब उड़ीसा के तट के करीब से गुजरेगा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करता हुआ बांग्लादेश या कुछ इलाके ऐसे होंगे जो जो पुडुचेरी होंगे कुछ इलाके, और कुछ इलाके ऐसे होंगे जो त्रिपुरा के होंगे, यहाँ पर हिट करने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर यानी कि बांग्लादेश के गैंगटोक में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, कई इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। और हालांकि अभी इसका रास्ता साफ नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस समय किसी भी चीज़ का रास्ता क्लियर नहीं होता है जब तक उसका जो सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं होता है। ये देख पाएंगे, ये जेपी मॉडल का संकेत है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि कहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि अभी ये मध्य सिस्टम का जो मध्य बे बंगाल वहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर आगे देखा जाए तो आगे सिस्टम का प्रभाव देखने को कई इलाकों में मिल सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। अब देखते हैं जो ECMWF मॉडल है वो क्या कहता है। ECMWF मॉडल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसमें दिखा रहा है ये कि ये जो है सिस्टम उड़ीसा के कोस्ट की तरफ जाएगा। आप देख पा रहे ये लो प्रेशर एरिया दिखा रहा है और ये धीरे धीरे कोस्ट की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद हम आपको एक ट्रैक बनाए हुए हैं, उसको भी मैप में दिखाएंगे। लेकिन अभी जैसा कि पहले इतिहास में होता आया है कि कोई भी सिस्टम पहले नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है, उसके बाद मई के महीने की बात कर रहे हैं, अप्रैल और मई की, उसके बाद कोस्ट के साथ साथ ये रिकर्व करता है। यानी कि जैसे तटीय इलाके कोस्ट उड़ीसा का कोस्ट होते हुए पश्चिम बंगाल होता हुआ रिकर्व करता है। तो इसी के साथ संभावना फिर से नज़र आने लगी है। ECMWF मॉडल दिखाने लगा है कि ये उड़ीसा के कोस्ट के पास से ही रिकर्व करेगा और फिर से बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को टच करता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ेगा। इसकी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसमें आपको लगातार दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये देखने को मिल सकता है। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ समय के बाद मान के चलिए कि 26, 27, 28 मई के आसपास एक अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में भी सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है। वो सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा और हो सकता है कि वो भी चक्रवाती तूफान बने। हालांकि अभी से कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी के मुताबिक तो ऐसा ही लग रहा है कि उसमें उस समय एक सिस्टम डेवलपमेंट होगा और वो सिस्टम काफ़ी मजबूत हो सकता है, यानी कि चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जो है नुकसान भी देखने को उसकी वजह से मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना अब नज़र आ रही है। चलिए उसको छोड़ करके चक्रवाती तूफान मोचा की बात करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में तेज़ हवाएं चलेंगी और काफ़ी तेज़ वर्षा होगी। ये देखिए ट्रैक है, हमने ट्रैक बनाने का प्रयास किया है, इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए ये जीएफएस मॉडल पे बेस नहीं है, क्योंकि जीएफएस मॉडल थोड़ा सा और हट करके यानी कि पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक ये सीमित रह रहा है। लेकिन ये देखिए ये कुछ इलाके यानी कि जहाँ से बनेगा वहाँ से थोड़ा सा पहले उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, जैसे आपको देख पा रहे होंगे जैसे बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे से आगे बढ़ेगा उसके बाद ये तटीय इलाकों को टच करता हुआ, इसमें हम इंक्लूड करें तो इसमें तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके होंगे, उड़ीसा के कई इलाकों में जैसे गजपत गंजम के कई इलाकों में इसकी प्रभाव देखने को इसका मिल सकता है अगर यही रास्ता रहा तो। और इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल के साथ साथ कुछ इलाके ऐसे होंगे झारखंड के जहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है, और जो बांग्लादेश का इलाका है यहाँ पर इसके हिट करने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर कई इलाकों में भीषण तबाही देखने को मिल सकती है। इसकी रफ्तार हवाओं की लगभग 150 से 170-180 किलोमीटर प्रति घंटे की गस्टिंग में जा सकती है, जो कि बहुत तूफानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी और नुकसान देखने को मिल सकता है। ये लेट बन रहा है, यानी कि 10 मई को बनेगा, इसकी संभावना मॉडल दे रहे हैं क्योंकि सिस्टम तो कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है, लेकिन अभी इसका ट्रैक निश्चित नहीं हो पाया है। कल सिस्टम कुछ और दिखा रहे थे, आज सिस्टम कुछ और दिखा रहे हैं। आज भारत को
खतरे में डाल रहे हैं। ये सिस्टम भारत के तटीय इलाकों को अपने चपेट में लेता हुआ नज़र आ रहा है चक्रवाती तूफानों का। बाकी इसके पहले यानी कल की रात को बहुत सारे मॉडल रन किए गए थे ECMWF आइकॉन्स का, GFS का, तो सभी मॉडल जो है इसको म्यांमार की तरफ भेज रहे थे। अब आज देखा गया है तो जो ECMWF मॉडल है वो इसको म्यांमार की तरफ से हटा करके बांग्लादेश के इलाकों में भेज रहा है, इसको दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी तक सुरक्षित नज़र आ रहे थे भारत के तटीय पूर्वी तटीय इलाके जो अभी सुरक्षित नज़र आ रहे थे, अब उन पे भी खतरा मंडराने लगा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात है। क्योंकि जब ये अगर थोड़ा सा भी इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बदलता है, थोड़ा सा भी ये पश्चिम की तरफ बढ़ता है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट हिट कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी रफ्तार को उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल को झेलना पड़ेगा। आप तो अगर हम और आप अगर राज्य में जैसे कि जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी क्षेत्र में हो, तटीय इलाकों को छोड़ करके आप किसी भी इलाके में हो, तो आपने चक्रवाती तूफान नहीं देखा होगा। अगर देखा हो तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन ये बहुत ही भयानक होते हैं, इनकी स्थिति काफ़ी गंभीर होती है और ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पर ये तटों को पार करते हैं, हमको तो लगता है कि हाँ चक्रवाती तूफान ने पार किया है, यहाँ पर इस तरह का माहौल बना है, लेकिन जहाँ पर ये पार करते हैं वहाँ पर काफ़ी डरावना माहौल होता है। इतना भयानक माहौल होता है कि वहाँ पर लोगों का जो है मतलब कि पहली बात तो ये है कि सरकार वहाँ की लोगों को सुरक्षित जगह ले जाती है कि घर गिर जाएंगे, पेड़ उखड़ जाते हैं, पोल खंभे उखड़ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और कई दिनों तक लाइट्स के लेकर के सड़क की व्यवस्था तक ठप रहती है। हालांकि वहाँ पर जो NDRF की टीमें होती हैं वो लगातार काम करती हैं, लेकिन इसके प्रभाव से वो बच नहीं पाते हैं। यानी कि इसका जो प्रभाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जिसकी वजह से कई इलाके जो हैं इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इस तूफ़ान की वजह से काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, काफ़ी भारी बारिश होती है, फ्लड जैसा कंडीशंस बन जाते हैं और बिना समय के ही फ्लड जैसा कंडीशन बनता है, जिससे कि वहाँ को फसलों को काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुँचता है। 2012-2011 ऐसा समय था जिस समय कोई भी साइक्लोन नहीं बना था। प्री मानसून सीजन में यहाँ पर कोई साइक्लोन देखने को मिला ही नहीं। अपवाद में आए थे वो मतलब कि जो साल थे, लेकिन बाकी साल में चक्रवाती तूफान बने हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी वो सिस्टम रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये ट्रैक अगर रहता है तो भारत के तटीय इलाकों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये चक्रवाती तूफान पहुंचा सकता है। इन क्षेत्रों में ज़्यादा दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। इसकी संभावना पूरी तरह से अब नज़र हमको आने लगी है। तो फिलहाल जो आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा। जो आपको समझ में जिस मॉडल को आपको रन कराने में दिक्कत होगी उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और जो जिस तरह की आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और किस तरह का आपको समझ आया और क्या चाहते हैं आप कि किधर जाए, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। तो बाकी कमेंट भर दीजिए, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। और अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आए हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लगातार जानकारी हम दे पाएँ। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।